नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक ऐसा शो जहां पर हम आपका कमाई बढ़ाने वाला काम करते हैं। जिंदगी में हर कदम पर देखिए पैसों की जरूरत होती है, तो उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग भी चाहिए। और योर मनी में हम ना सिर्फ आपको अच्छी तरह से बचत करना बताते हैं, बल्कि उस बचत का बेहतरीन उपयोग क्या हो सकता है, उस बचत को आप कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ये भी बताने की हमारी कोशिश होती है। क्योंकि ऐसा होगा तो आप जिंदगी के अपने हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। तो अगर आप भी योर मनी में ऐसा ही कोई सवाल, ऐसी ही कोई बात सुनना, पूछना या बताना चाहते हैं, तो आपको बस हमारा ईमेल नोट करना है yourmoney@nw18.com। और उसके अलावा और आसान तरीका है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और साथ साथ फेसबुक और एक्स पर भी ये शो लाइव है, तो आप लाइव भी शो देखते देखते अगर कोई आपके मन में सवाल है या फिर आपका कोई पोर्टफोलियो है जिस पर आप एक राय चाहते हैं, आप हमें यहाँ भेज सकते हैं। कोशिश यही होगी कि हम अच्छे से अच्छा उसका जवाब दें। तो ज़रूर देखिए, जहाँ से भी आपको सही लगे, जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छा लगता है, ईजी लगता है, उस पर आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मनी फ्रेंड के को फाउंडर और CEO मोहित गांग साहब। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, रोज ही हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर होगा पोर्टफोलियो वाइज, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रोज बताने की भी कोशिश होती है। तो अलग अलग चीज़ों पर रोज हम अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या एक बेहतर इन्वेस्टिंग टूल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की। तो मेरे लिए भी ये टर्म नया है, पहले तो मैं आपसे समझूंगा कि ये क्या चीज़ है और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। देखिए, दो तरह की इन्वेस्टिंग स्टाइल्स होती हैं। एक होती है पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एक होती है एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? तो एक्टिव स्टाइल है जहां पर आपने अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को, पोर्टफोलियो मैनेजर को दे रखा है, जो एक्टिवली स्टॉक्स खरीदते हैं, बेचते हैं और बहुत एक्टिवली आपके पोर्टफोलियो को देखते हैं। पैसिव स्टाइल वो हो गई जहां पर आप किसी फंड मैनेजर के भरोसे पर नहीं है, आपने इंडेक्स में डायरेक्टली पैसा लगा दिया है। यानी आपने निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी इंडेक्स आपको पसंद है, आपने सीधा इंडेक्स खरीद लिया है। आपको ये नहीं समझना है कि उसके कौन से स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कौन से खराब करेंगे। आप सिर्फ इस बात पर भरोसा करते हैं कि ओवर अ लॉन्ग टर्म अगर मैंने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो वो इंडेक्स सारी बेस्ट कंपनीज को ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस करता रहेगा और मेरा इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट पे चलता रहेगा, राइट? अब इन दोनों शैलियों के बीच में एक नई शैली का इजाद हुआ जिसका नाम था फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग। इसे हम स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो हुआ ऐसा कि जब पैसिव के अंदर में कुछ खामियां निकलने लगी कि भाई पैसिव में आप कुछ अलग से, अगर आप चाहें तो कुछ अलग शैली को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी स्टाइल के पर्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट करना चाहे तो आप वो नहीं कर सकते। तो जब पैसिव स्टाइल को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया गया तो उसे स्मार्ट बीटा बोल दिया गया। यहां पर आपने उस पैसिव स्टाइल पर एक फैक्टर को ऐड कर दिया। यानी पहले आप सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद रहे थे, अब आपने बोला कि मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर में वैल्यू बेस्ड फंड्स ही खरीदने हैं, वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स ही खरीदने हैं। तो आपने उस पर एक वैल्यू का फैक्टर लगा दिया। या किसी ने बोला कि भाई मुझे निफ्टी 200 पे जो टॉप 30 स्टॉक्स है मोमेंटम शैली के, जिसमें मोमेंटम सबसे ज्यादा दिख रहा है, मुझे वो स्टॉक लेने हैं, तो आपने एक नया इंडेक्स बनाया जिसे आपने बोला निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसी तरह से आपने क्वालिटी का फैक्टर निकाला, जहां पर आपने ये बोला कि ये जो मेरा निफ्टी इंडेक्स है या जो मेरा मिड कैप इंडेक्स है, इसमें जो 50 बेस्ट कंपनीज होंगी, जो 30 बेस्ट कंपनीज होंगी, क्वालिटी के पैरामीटर पे मैं उनका सिलेक्शन करूंगा। मैं प्योर पूरा इंडेक्स नहीं खरीदूंगा, मैं इस इंडेक्स को स्मार्ट बना रहा हूं, इस पे एक फैक्टर को अप्लाई कर रहा हूं या फिर इस पे मल्टी फैक्टर्स अप्लाई कर रहा हूं और उसे मैं फैक्टर बेस्ड इंडेक्स बना रहा हूं। शैली ये भी पैसिव ही है, इसमें भी कोई फंड मैनेजर नहीं होता, बट ये एक्टिव और पैसिव के बीच का एक रास्ता है जहां पर आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं है बट आपने पैसिव को एक फैक्टर के जरिए बांध दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं बाजार में। आप वैल्यू का फैक्टर, क्वालिटी का फैक्टर, मोमेंटम का फैक्टर, साइज के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इक्वल वेट उसमें से एक फैक्टर है, लो वोलेटिलिटी का फैक्टर, इसे तरह तरह के फैक्टर लगा के आप पैसिव इंडेक्स को थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं। इसे हम फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। जी, इसमें कोई और बात ऐसी जो आप बताना चाहें? मतलब मुझे भी ये बात काफ़ी तरह से समझ में आ गई कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसी है, पैसिव इन्वेस्टमेंट कैसी है। कोई और चीज़ जो निवेशक को ध्यान में देनी चाहिए?
जी विपिन जी, तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये दो तीन जो अच्छे फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में कुछ समझा देता हूँ, एंड फिर मैं इनके थोड़े से खामियां या फिर इनकी जो विशेषताएं वो को बता देता हूँ। तो जो सबसे प्रचलित फैक्टर है वो है मोमेंटम का और क्वालिटी का। तो मोमेंटम वो फैक्टर होता है जहां पर आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन पे बहुत तेजी दिखा रहे हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम चल रहा है, जिनमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एक्शन आ रहा है निवेशकों का। तो मोमेंटम एक काफी अच्छा फैक्टर है। यहाँ पर आपके पास में दो तरह के मोमेंटम स्टाइल को में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरह के उपाय हैं। या तो आप निफ्टी 200 पर मोमेंटम 30 इंडेक्स ले सकते हैं, या फिर आप निफ्टी मिड कैप 150 पे मोमेंटम 50 इंडेक्स का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर होता है क्वालिटी का। ये भी काफी अच्छा फैक्टर है, जो कि मिड और स्मॉल कैप पे अगर आप अप्लाई करें तो आप एक फिल्टर के जरिए उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं जो कि क्वालिटी कंपनीज है, यानी जहां पर आरओई, आरओसीई, प्राइस टू अर्निंग्स के फैक्टर पे, या फिर अर्निंग्स ग्रोथ पर, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी पर ये कंपनीज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है ईयर ऑन ईयर। तो क्वालिटी की फैक्टर लगाने से आप एक तरह से एक ऐसा फिल्टर लगा देते हैं कि खराब क्वालिटी वाली कंपनीज आपके पास में नहीं आती है। तो ये भी काफी अच्छा फैक्टर है जो मिड और स्मॉल कैप पे लगाया जाता है। और तीसरा एक फैक्टर होता है लो वोलेटिलिटी का, जहां पर आप उन स्टॉक्स का चुनाव करते हैं जिनकी वोलेटिलिटी, यानी जिनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं देखने में आता है। राइट, तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप किसी भी तरह का इंडेक्स और किसी भी तरह के मार्केट कैप पे उस फैक्टर का इंडेक्स चुन सकते हैं अपने लिए। जी। अब चलिए। निवेशक, हाँ सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, बताएं। तो इसमें निवेशकों को बस इतना समझना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फैक्टर आपके चुनने से अच्छा हो जाएगा। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल क्या है, और आपका की समय अवधि क्या है। राइट, तो मोमेंटम फैक्टर जहां पर रिटर्न बहुत अच्छे दे सकता है, पर गिरते हुए मार्केट में वो बहुत ज्यादा गिरावट भी देगा आपको। ये बहुत हाई बीटा होता है, तो इसका हाई रिस्क रहता है और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से हर फैक्टर के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जब भी आप किसी फैक्टर स्टाइल से इन्वेस्ट करें तो प्लीज किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपने लक्ष्य के हिसाब से करें, और जरूरत लगे तो एक दो फैक्टर्स को साथ में मिलाकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करिए। यानी आप जी। मोमेंटम ले रहे हैं तो शायद लो वोलेटिलिटी से उसे कॉम्प्लीमेंट करिए, या फिर क्वालिटी ले रहे हैं तो उसके साथ में आप वैल्यू को लीजिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर्स अगर शामिल करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के लिहाज से। बहुत बढ़िया सर, फैक्टर इन्वेस्टिंग समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपने बताया। एंड आई होप कि दर्शकों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी, निवेशकों के लिए। लेकिन जो यहाँ पर कह रहे हैं सर कि आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी ये एक टेक्निकल चीज़ भी है, तो जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेटर इसके इस्तेमाल के लिए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं। बाकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट वो आपको यहाँ से मिल गई होगी, तो डेफिनेटली अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक नए स्टाइल में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जाए या उसको थोड़ा एक नया रूप दिया जाए। चलिए हम यहाँ पर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। तो पहला एक ईमेल है हमारे पास, इनफैक्ट मुकेश पटेल साहब का, मध्य प्रदेश से आपने हमें भेजा है। उम्र है पटेल साहब की 57 साल, मंथली एसआईपी कर रहे हैं आप 10,000 रुपये की। पोर्टफोलियो की अभी की जो मौजूदा वैल्यू है 2.5 लाख के आसपास है, और 20 साल में एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो पूछ रहे हैं। तो लार्ज मिड स्मॉल कैप का परसेंटेज एलोकेशन क्या सही है, ये उन्होंने पूछा है। उनके जरा पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। तो कुल 6 फंड्स दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 2,500 रुपये इसमें डाल रहे हैं। महिंद्रा मेन्यू लाइफ मिड में 1500, क्वांट फ्लैक्सी कैप में 15, जेम फ्लैक्सी कैप 15, कैनरा रेबेको स्मॉल में 15 और क्वांट स्मॉल कैप में 15। इस तरह से इनके पास कुल 6 फंड है। और बस यही है कि मैं तो खुश हूँ इस बात से कि 57 साल की उम्र में अब इन्होंने अभी शुरुआत की है, या मुझे लग रहा है जितना पोर्टफोलियो है शायद बहुत पहले से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर यहाँ ये भी होगा कि इस उम्र के दौर में जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है। बाकी हम मुकेश जी के सवाल का तो जवाब देंगे ही। बिल्कुल। तो देखिए मुकेश जी, अच्छी बात है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 20 साल के हिसाब से प्लान करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके लक्ष्य की बात कर लेता हूं। तो जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रखी है। आप करीब करीब 1 करोड़ का कॉर्पस इससे जमा कर लेंगे, और 2.5 लाख रुपए का अभी आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, वो करीब 25 लाख के आसपास की रकम हो जाएगी 20 साल में, अगर मैं 12% की रेट ऑफ रिटर्न को अज्यूम करता हूं। तो कुछ कुल मिलाकर 1.25 करोड़ के आसपास का आपका ये पोर्टफोलियो खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। राइट,
थोड़ा सा आप लेट हैं हालांकि, और आप रिटायरमेंट के पास भी जा रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी सलाह ये रहेगी मुकेश जी कि आप जरूर किसी अच्छे सलाहकार से बात कर कर ये चेक करवाएं कि क्या आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता कि आपका बिजनेस है या आप सैलरीड हैं या किस तरह से आपका चल रहा है, और क्या आपका कॉर्पस है रिटायरमेंट के लिहाज से, और क्या रेगुलर इनकम बनी रहेगी रिटायरमेंट के बाद भी या फिर 60 साल के बाद भी। तो वो सब सोच के करिएगा, क्योंकि ये सब इक्विटी निवेश है और आप 20 साल का नजरिया रख रहे हैं कि आप 20 साल तक एसआईपी कंटिन्यू कर पाएंगे, लगातार उसमें जोड़ पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए अजम्पशन ले रहा हूं कि आप कंटिन्यू कर पाएंगे, और इसीलिए आप इस पोर्टफोलियो पर अपनी हमारी राय भी ले रहे हैं। राइट। दूसरी बात है, आपने अपना एसेट एलोकेशन पूछा है। देखिए, अभी आपके पास में फिलहाल मोतीलाल लार्ज कैप, क्वांट फ्लेक्सी और जेएम फ्लेक्सी को मिलाकर लार्ज फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होती है, उसमें करीब 55% एलोकेशन है। मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में आपने 30% एलोकेशन कर रखा है। मैंने लार्ज और फ्लेक्सी को साथ में मिला दिया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड आप देखेंगे तो अमूमन लार्ज कैप के तरीके से ही चलते हैं, उनमें कुछ बहुत ही कम मिड एलोकेशन होता है और स्मॉल तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। पर अगर मैं उसको अंदरूनी तरीके से भी देखूं, तब भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो करीब करीब 50% लार्ज कैप है, जो कि एक बहुत अच्छा एलोकेशन है। थोड़ा सा स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। मैं चाहूंगा कि आप उसे थोड़ा सा कम करें, 30% से इसको 20 तक लेके जाएं, और मिड कैप जो है उसे 15 से आप 20 तक ले जा सकते हैं, या फिर आप लार्ज कैप को और बढ़ा सकते हैं। लार्ज कैप को बढ़ाने में कोई खराबी नहीं है। तो ये तो रहा आपके पोर्टफोलियो का मार्केट कैप एलोकेशन। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपका और कोई क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ बस इतना ही चाहते थे। वो तो हमने कहा कि अगर आप थोड़ा मान लीजिए कोई भी इस उम्र पड़ाव पर शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी, लेकिन वो आपने बताई। बाकी आई थिंक पटेल साहब के सवाल का जवाब तो आपने पूरी तरह से दे दिया है। पटेल साहब, उम्मीद करेंगे कि अब आप अपने पोर्टफोलियो में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं जो यहाँ सजेस्ट किए गए हैं और किस तरीके से उसे एलोकेट करना है सारी चीज़ों को, वो आपके सामने क्लियर है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कॉलर हैं मिस्टर अजय प्रसाद, जो कि हमें बिहार से कॉल कर रहे हैं, कटिहार से इनफैक्ट। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। क्या सवाल पूछेंगे आप? हेलो अजय जी, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर, हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना ये चाहता था कि 15,000 एसबीआई का स्मॉल कैप में मैंने 15,000 पर मंथ जमा किया है, और ओके। ये हम मेरा रिटायरमेंट 2035 है। तो 15 साल में क्या 1.5 करोड़ रुपए ये हो जाएगा सर? ठीक है। अच्छा, आपने यूनियन म्यूचुअल फंड में भी कुछ 30,000 डाले हुए हैं, ये क्या है? ये मंथली का ही हिस्सा है ना? हाँ, 45,000 की एसआईपी कर रहे हैं। हाँ, तो यूनियन म्यूचुअल फंड में, हाँ सुना जाए सर, यूनियन में 30,000 पर मंथ है, जो ये 49 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो ये चाहिए हमको 2030 तक घर बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक तो ठीक, क्या करना बहुत चाहिए? बढ़िया अजय जी, जरूर जरूर। तो हम अभी मोहित जी से पूछते हैं कि क्या करना है। मोहित जी, काफ़ी क्लीन है इनका मामला। 45,000 की एसआईपी हर महीने कर रहे हैं, और 2023 में उन्होंने बताया कि उनका रिटायरमेंट है। 2 ही फंड इन्होंने लिए हैं, एक में एसबीआई स्मॉल कैप में 15,000 मंथली एसआईपी और यूनियन म्यूचुअल फंड में 30,000 की। अब इनका ये कहना है कि 2030 में जब इनको घर भी बनाना है अपना, रिटायरमेंट से कुल 3 साल पहले, क्या ये इस पोर्टफोलियो और इस निवेश के साथ 1.5 करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे? जी देखिए, आपको 1.5 करोड़ रुपए जमा करने के लिए करीब 2033 तक निवेश करना होगा। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप एक एनुअल स्टेप अप करें 10% का अपने एसआईपी पे, तो आप आपकी जो 1.5 करोड़ की रकम है उसे आप हासिल कर लेंगे। फिलहाल 45,000 की रकम से शायद आप पूरा लक्ष्य हासिल ना कर पाए, बिकॉज समय अवधि जो है वो थोड़ी सी कम है आपके पास में। मैंने आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर भी एक अनुमान लगाया है कि करीब 5.5 लाख का जो आपका एसबीआई का फंड है वो 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। 14 लाख यूनियन बैंक का है, वो कुछ 27 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर 37 लाख के आसपास आपकी ये रकम भी हो जाएगी। बट फिर भी थोड़ा सा आप अपने लक्ष्य से शॉर्ट रह जाएंगे। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप अपनी एसआईपीज पे स्टेप अप लगा दीजिए। अगर आप 10% का स्टेप अप लगाते हैं, थोड़ी सी समय अवधि को बढ़ाते हैं, 2030 से उसे 2033 तक ले जाइए, तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो स्वीट सा सवाल, छोटा सा उसका स्वीट सा छोटा सा जवाब। लेकिन 2 ही चीज़ें आपके लिए अजय जी। एक तो 3 साल की अवधि बढ़ानी होगी, यानी
33 तक आपको जाना है और 10% का स्टेप अप हर साल आपको करना है, तो आपका ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस बीच आपको अगर कुछ और पैसे आए या कुछ आपके पास ज़्यादा गुंजाइश बने तो आप ज़्यादा भी डालें, शायद और पहले आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और समय समय पे अगर आप हमसे और पूछ लेंगे इस बारे में तो हम शायद आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें आपको करनी है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखेंगे। और इनफैक्ट आज हमने फैक्टर इन्वेस्टिंग की भी बात की, तो वो भी आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस शो को दोबारा देख के सुन के समझ सकते हैं, आपके काम आएगी। राइट, अब कुछ और सवालों के जवाब लेने का वक्त है। एक और ईमेल है हमारे पास और ये है उत्तर प्रदेश से, तूबा जी ने हमें भेजा है। इनकी उम्र है 33 साल और ये मंथली SIP कर रहे हैं 30,000 रुपये की। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल हो गई है 5.5 लाख रुपये और 25 साल में 10 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। अब क्या है, कुछ सवाल हैं इनके। किस फंड से निकलने की ज़रूरत है? पराग पारिक AUM बहुत ज़्यादा है, पराग पारिक में निवेश जारी रखूं तो अपने चलिए पहले इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, तब हमें क्लैरिटी होगी। अच्छा खासा लंबा पोर्टफोलियो है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में 7,500 रुपये, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 6, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में 6, टाटा स्मॉल कैप में 6, ईडलवाइज मिड कैप में 4,500 रुपये। इसके अलावा इन्होंने कुछ एक मुश्त निवेश भी किया है। एक्सिस ELSS टैक्स सेवर में 1 लाख से ज़्यादा, मेरे एसेट टैक्स सेवर में 87,000, क्वांट ELSS टैक्स सेवर में 49,000 और ABSL टैक्स सेवर में 98,000 रुपीज़। NPS में भी मंथली 19,000 रुपये। NPS में अब तक करीब 14.5 लाख रुपए का कॉर्पस है। टर्म प्लान 1 करोड़ का, मेडिक्लेम है 5 लाख का, LIC है सालाना 23,000 की। और इसके अलावा एक मुश्त निवेश में काफ़ी कुछ है, देखिए स्क्रीन पे लगातार आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोहित जी काफ़ी कुछ इन्होंने कर रखा है, पर यह है कि इस सारे निवेश के बावजूद बड़ी लंबी सी फहरिस्त है आपके पास भी, वो है ही और दर्शकों को भी दिख रही है। एक मुश्त भी हैं, कई कंटिन्यू भी हैं और LIC भी है, तमाम बीमा वगैरह भी है, लेकिन 25 साल में इन सबके साथ 10 करोड़ का लक्ष्य क्या वो प्राप्त कर लेंगे? जी तो देखिए, जैसा आपने बोला कि बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है, बट सबसे पहले तो तूबा जी को बधाई। इन्होंने सब चीज़ें अच्छे से प्लान तो करी है। इन्होंने ELSS भी किया है, NPS भी किया है, इक्विटी फंड्स का भी चुनाव किया है काफ़ी हद तक। थोड़ा कुछ कहीं हद तक ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, तो उसकी अब अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले इनके लक्ष्य की बात करते हैं। 30,000 रुपए की मंथली SIP, ये करीब करीब 5 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस इनके लिए जमा कर देगी 20 साल की समय अवधि में, अगर मैं 12% की रेट अज्यूम करूं। देखिए, अच्छी बात यह है कि इनकी जो समय अवधि है वो काफी बड़ी है, 20 साल की समय अवधि। तो यहाँ पर इनको अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है। इनका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है करीब 5.5 लाख का, वो भी बढ़कर कुछ 94 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 6.5 करोड़ के आसपास की रकम अपने लिए जमा कर लेंगी। अब इनका लक्ष्य है 10 करोड़ का। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है 6.5 करोड़ से। तो मेरी राय ये रहेगी तूबा जी आपको कि आप 10% का अगर स्टेप अप SIP करें तो आप आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही आपके लक्ष्य की बात। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका 10 करोड़ का लक्ष्य 25 साल की समय अवधि में। ठीक है। अच्छा देखिए, ओवरऑल आपका जो फंड सिलेक्शन है वो वैसे तो काफी अच्छा है, बट ये है कि आपने कुछ बहुत ज्यादा उसे फैला दिया है। तो थोड़ा सा आप उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए। सबसे पहली राय तो मेरी ये रहेगी तूबा जी आपको और आपके माध्यम से बाकी सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं कि प्लीज कृपया करके इतने सारे ELSS फंड मत लीजिए। आपको इससे कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिल रहा है। आपको जो ATC के बेनिफिट के लिए आपको किसी एक ELSS स्कीम में निवेश करना होता है, तो हर साल के लिए आप एक ही स्कीम का चुनाव करिए। अगर किसी में आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन चल रहा है, तब आप किसी दूसरे स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट 4, 5, 6, 7 ELSS स्कीम हर साल उन्हें बदलना किसी भी हद तक एडवाइजेबल नहीं है। तो मेरी राय ये रहेगी कि सबसे पहले अगर आपकी ELSS ने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो प्लीज आप उनकी छटनी कीजिए और जितने भी ELSS आपके पूरे हो चुके हैं आप उन्हें निकाल दीजिए। कंसोलिडेट कर कर उन्हें किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में निवेश कर दीजिए। यहाँ पर आप किसी अच्छे इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। प्रू ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में से आप किसी का भी चुनाव करिए और वहां पर आप अपना लार्ज कैप एलोकेशन बनाइए और इतनी सारी ELSS को एक बार आप अपने पोर्टफोलियो से कम कर दीजिए। दूसरी बात, आपने शायद ये भी पूछा है कि पराग पारिक
पे आपका एक सवाल था कि क्या पराग पारिक में आप निवेश आपको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम है मार्केट में। राजीव ठक्कर जो हैं, जो बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर हैं, और पराग पारिक एज अ फंड हाउस की ये फ्लैगशिप स्कीम है। इस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, उसका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है। इनफैक्ट गिरते हुए मार्केट में भी स्कीम ने काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो निवेश इसमें बिल्कुल सही है आपका। ये बात आपकी सही है कि इसका एयूएम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। तो अगर आप चाहें तो आप उससे निकलिए मत, बट आप किसी दूसरे लार्ज कैप फंड या किसी दूसरे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में आप चाहें तो फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, या फिर अच्छे लार्ज कैप फंड में जिनके नाम मैंने आपको दिए, आप वहां पर अपनी सिप को चालू कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इस फंड में कोई खराबी नहीं है। फंड अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फंड है। राइट। इसके बाद शायद आपका एक सवाल था कमोडिटीज को लेकर और इंटरनेशनल इक्विटी को लेकर। तो मेरे लिहाज से उसका एलोकेशन बहुत जरूरी है किसी भी पोर्टफोलियो में। तो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास 10% का एलोकेशन होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। एंड सिमिलरली इंटरनेशनल इक्विटी में 5 से 10% का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये एक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन है जो आपको बहुत अच्छा हेज देता है, और गिरते हुए मार्केट्स में भी काफी अच्छा आपके पोर्टफोलियो को एक बेस देगा। तो मेरे हिसाब से ये डाइवर्सिफिकेशन भी काफी नेसेसरी है। किसी भी पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने के लिए आप जरूर करिए इसे। जी, तो तुबा साहब, आपसे प्रत्यक्ष बात होती तो और मज़ा आता बहुत। जैसे आपको मोहित जी ने बधाई दी, हम भी बधाई देते हैं। बढ़िया आपने निवेश के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, बड़ा डाइवर्सिफाइड काम किया है। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई कुछ चीज़ों की। तो जो मोहित जी ने कहा है कि एलएसएस थोड़ा कम कीजिए, 10% का स्टेप अप कीजिए, आपका 10 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा 25 साल में। और पराग पारिक आप कंटिन्यू मतलब बने रहिए उसमें। आप चाहें तो अपना निवेश कहीं और बदल दें, लेकिन क्या खासियत है उस फंड की वो बताइए, और साथ ही कमोडिटीज़ की राय। तो आपके इस सवाल में मुझे लगता है बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी सारे जवाब छुपे हुए हैं। तो धन्यवाद सवाल पूछने के लिए भी, और बड़ा मज़ा आता अगर हम आपसे सीधे सीधे बात कर पाते। चलिए, बातों बातों में वक्त अब समाप्ति की ओर आ गया है, लेकिन जाने के पहले मोहित जी से उनके आज के लिए टॉप 4 फंड्स जानना चाहेंगे। जी विपिन, तो देखिए विपिन, मेरी राय हमेशा ये रहती है कि आप पैसिव और एक्टिव का अच्छा मिश्रण अपने पोर्टफोलियो में लगाएं। तो पैसिव स्टाइल में लार्ज कैप में एलोकेशन प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की सलाह रहेगी। और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक मिश्रण है, अगेन फैक्टर बेस्ड पैसिव, जिसकी हमने आपके शो में शुरुआत में बात की। यहाँ पर मेरा पसंदीदा फंड है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो ये दोनों फंड मिलाकर आपको लार्ज एंड लार्ज प्लस मिड का एक एलोकेशन देते हैं। उसके बाद मिड कैप में एक्टिव फंड का चुनाव किया है मैंने यहाँ पर, ईडलवाइज मिड कैप फंड, और स्मॉल कैप में भी एक्टिव फंड बंधन स्मॉल कैप फंड। तो 2 एक्टिव और 2 पैसिव शैली के फंड है, और उसमें एक फैक्टर बेस्ड पैसिव है और एक प्योर पैसिव है। राइट, तो टेक्निकली हर तरह का फंड आपके लिए मोहित ले आए हैं। शुरू में ही हमने फैक्टरिंग का फंड आज समझा मोहित से, और उसी को लेते हुए आज उन्होंने आपके लिए एक्टिव और पैसिव फंड का कॉम्बिनेशन बनाया। तो 4 फंड, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ईडलवाइज मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड जो मोहित आपके लिए रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, एंड हमें फैक्टरिंग का भी मतलब समझाया कि निवेश में कितने काम किए, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो ये सारी बातें दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी जिनके सवाल आज हमने लिए और जिन्होंने हमसे बातचीत की। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है सोमवार से शुक्रवार हर दिन शाम 6:27 पे। तो कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।